एवरीवन, आज का जो वीडियो है वह है असंगजनन या एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियनी। ये दो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिए। इसको कहीं भी कोई चीज़ आप छोड़िएगा नहीं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित है कि आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर खूब करें, ताकि उस लास्ट स्टूडेंट तक जो किसी कारणवश कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा है, उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपोमिक्सिस अर्थात असंगजनन। क्या है ये एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस वो फिनोमेना है जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, अर्थात ये तो अलैंगिक प्रजनन का हिस्सा है, लेकिन लैंगिक प्रजनन को ये प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात एनसीईआरटी ने उसके एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, अनुहारक है। भाई, बिना निषेचन के बीज का निर्माण ये तो अलैंगिक जनन है, लेकिन बीज का निर्माण किस में होता है? लैंगिक प्रजनन में होता है। तो कर क्या रहा है ये अलैंगिक जनन है एक प्रकार का, लेकिन लैंगिक जनन की ये कॉपी कर रहा है। लैंगिक जनन की ये कॉपी कर रहा है, अर्थात ये उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया असंगजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। असंगजनन अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। यह वर्ड एनसीईआरटी का है। इसकी खोज हेंस विंकलर ने किया था। किसने किया था? हेंस विंकलर ने किया था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, किन विधियों के द्वारा जो है बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें से बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सारी विधियों को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विधियों का डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे। और उसमें से जो पहली विधि है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण और बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, अर्थात डिप्लोस्पोरी। क्या है ये? डिप्लोस्पोरी या द्विबीजाणुकता। क्या हो रहा है? ये मेगास्पोर मदर सेल पढ़ चुके हैं आप, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो रहा था? मेयोटिक डिवीजन हो रहा था, मेयोसिस हो रही थी, हैप्लॉइड सेल्स बन रही थी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहां क्या हो रहा है? ये जो डिप्लॉइड सेल है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल, उसमें कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड ही न बनेगी। कैसे बनेगी? डिप्लॉइड सेल्स बनेगी। अर्थात मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं क्या बना? ये भ्रूणकोश बना। और इस भ्रूणकोश की हर सेल कैसी है? डिप्लॉइड है। कैसी है? डिप्लॉइड है। और यहां अब किसी मेल गैमीट की आवश्यकता है नहीं ना? क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही भाई। अब यहां किसी फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, किसी फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी मेल गैमीट की आवश्यकता नहीं है। विदाउट मेल गैमीट, बिना किसी नरयुग्मक के क्या हो जाएगा? ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो रचना बनी है, इस रचना में क्या होगा? डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, बंच ऑफ सेल्स बनेंगी। और बंच ऑफ सेल्स क्या कहलाएंगी? एम्ब्रियो कहलाएंगी, भ्रूण कहलाएंगी। ठीक है ना? अर्थात यहाँ पर निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। और भ्रूण कहाँ होगा? सीड में। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया ना कि बिना निषेचन के ही सीड बन गया। और बिना निषेचन के सीड बनने की क्रिया को हम लोग असंगजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर? नाउ ये कहाँ पाई जाती है? यूपिटोरियम में पाई जाती है। डिप्लोस्पोरी कहाँ पाई जाती है? यूपिटोरियम में पाई जाती है। अर्थात द्विगुणित बीजाणुकता जो है वो यूपिटोरियम में पाई जाती है। सेकंड फिनोमेना क्या है? सेकंड मेथड क्या है? बीजांड अर्थात ओव्यूल। बीजांड की कायिक कोशिकाएं वृद्धि एवं विभाजन के द्वारा क्या बनाती हैं? भ्रूण बनाती हैं। ये बीजांड है। क्या चीज है ये?
बीजांड है, बीजांड का मतलब ओव्यूल, और ये आपका है उसमें भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, बोलिए बोलिए, ये है बीजांडकाय। क्या है, न्यूसिलस या बीजांडकाय। कैसी हैं ये, डिप्लॉयड हैं, ध्यान रखिएगा, द्विगुणित हैं, डिप्लॉयड हैं, और साथ साथ ये क्या हैं, अध्यावरण इंटीग्यूमेंट्स हैं, ये भी क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, ये भी द्विगुणित हैं। तो क्या हो रहा है, ये अर्थात ये बीजांडकाय की कोशिकाएं जो इसके अगल बगल हैं, ये बीजांडकाय की कोशिकाएं इसमें प्रोट्रूड करके, इसके अंदर प्रवेश करके और फिर ये विभाजन करके बंच ऑफ सेल्स अर्थात एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या भ्रूण का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती है। कौन, ये जो सेल्स हैं बीजांडकाय। इसके ये क्या देख रहे हैं आप, ये इसका अध्यावरण है या इंटीग्यूमेंट है। तो एक इंटीग्यूमेंट के सेल्स भी भ्रूणकोश के अंदर प्रोट्रूड करके उसके अंदर जा करके और फिर वहां डिवाइड करके बंच ऑफ सेल्स अर्थात एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। कहने का मतलब यह है कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं ये दोनों कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, विभाजित होकर के भ्रूणकोश में प्रोट्रूड करती हैं या प्रोट्रूड होकर के भ्रूण का निर्माण करती हैं। क्लियर है ना, अर्थात ये सेल्स इसमें क्या करती हैं, प्रवेशित होकर के प्रोट्रूड करके अंदर पहुंच करके और वहां डिवाइड करके बंच ऑफ सेल्स। तो डिप्लॉयड तो ये भी है, डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड में माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉयड भी बनेगा, बंच ऑफ सेल्स बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो किस में होता है, सीड में होता है। तो यहां पर भी आपने एक नई फेनोमेना देखी कि जो कायिक कोशिकाएं हैं बीजांड की या ओव्यूल की, वो भी प्रोट्रूड करके एम्ब्रियो सैक में और डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं सीड के अंदर। ये घटना कहाँ पाई जाती है, नींबू में, और आम की कुछ प्रजातियों में क्या पाई जाती है, अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो यदि मान लीजिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पर कोई क्वेश्चन आ जा रहा है तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी किसको कहते हैं, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में आप क्या लिखेंगे, बस सीधा सीधा यही लिख देंगे कि जो बीजांड की कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाएं हैं, वो कायिक कोशिकाएं एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करके डिवाइड करके बंच ऑफ सेल्स या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। तो दिस इज द क्या, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता। किसमें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कि नींबू में पाया जाता है, आम की कुछ प्रजातियों में पाई जाती है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़े, चलिए। तीसरी विधि क्या है, बीजांडकाय की कोई कोशिका या न्यूसिलस की कोई कोशिका कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। ये डिप्लॉयड चीज आपको अपने दिमाग में बराबर बनाए रखना है, क्योंकि सीड में जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, एम्ब्रियो तो डिप्लॉयड होगा ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो मैं कह रहा हूं कि बीजांडकाय की कोई कोशिका कैसी है, डिप्लॉयड है। कैसी है, डिप्लॉयड है, और उसमें कोई मियोसिस नहीं होगी। तो जब मियोसिस नहीं होगी तो माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होगी तो कैसी कोशिका बनेगी, कैसी सेल बनेगी, डिप्लॉयड बनेगी, द्विगुणित बनेगी। तो भ्रूणकोश बनेगा वो भी कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा, और उसमें कोई निषेचन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उससे जो भ्रूण बन गया और भ्रूण से क्या बना, बीज बन गया। जैसे कि पार्थेनियम में, किसमें, पार्थेनियम में, और इसको कहते हैं अपबीजाणुकता। क्या कहते हैं, अपबीजाणुकता या एपोस्पोरी। तो ये तीन विधियां आपके सामने हैं, अर्थात एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और डिप्लोस्पोरी। तीन मुख्य विधियां हैं जिनके द्वारा एपोमिक्टिक सीड्स का फॉर्मेशन होता है या असंगजनन की घटना इनमें देखी जा सकती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से असंगजनन के द्वारा जो बीज बने, उन बीजों का कोई उपयोग, कोई एडवांटेज, कोई फायदा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए सबसे जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, फूड, भोजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीव के जीवन को बचाने के लिए भोजन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और उस भोजन को पूरा करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आजकल नई नई वेराइटीज़ के सीड्स का फॉर्मेशन, वो भी हाइब्रिड सीड्स, और हाइब्रिड सीड्स को बनाने में काफ़ी समय,
काफ़ी एनर्जी, काफ़ी धन, काफ़ी दिमाग की ज़रूरत होती है। अर्थात जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनको बनाने में काफ़ी समय लगता है, उनको बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। क्लियर है? क्यों? इसलिए कि उसमें जो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, एक ही सीड के अंदर कई कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो कैरेक्टर्स में मेंटेन रहते हैं, जिससे कि जो फार्मर्स या जो लोग उस बीज को बोते हैं तो उस बीज को बोने से उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके, जल्दी उत्पादन मिल सके, रोग प्रतिरोधी बीज बन सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड सीड्स के बनाने में या संकर बीज के बनाने में बहुत सारा पैसा, धन, समय, श्रम ये ज़्यादा खर्च होता है। तो इस नाते ये काफ़ी कॉस्टली विधि है। दूसरी विधि ये कि जो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया गया है वो कैरेक्टर्स ज़्यादा दिन तक साथ साथ नहीं रह पाते, वो बाद में सेग्रीगेट हो जाते हैं। यही तो कारण है कि हर साल हमको नए बीज की आवश्यकता होती है या हर बार हम नया बीज ले आकर के बोते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से, अगर किसी तरह से वैज्ञानिक उन जीन्स के आविष्कार कर लें या उस जीन पर काफ़ी कुछ काम करके उन जीनों को क्रियान्वित कर लें, उनको इम्प्लीमेंट कर लें, जिससे कि एपोमिक्टिक सीड्स का फॉर्मेशन मैक्सिमम हो सके, तो ये हमारे लिए, मानव के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नाउ ये तो हो गया एपोमिक्टिक सीड्स के बारे में या एपोमिक्सिस के बारे में। अब जो दूसरी घटना है वो क्या है? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। अर्थात पॉली मीन्स सो मैनी, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक से अधिक, एक से अधिक। पॉली मीन्स एक से अधिक, एम्ब्रियोनी मीन्स भ्रूण। तो किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण की उपस्थिति या एक से ज़्यादा भ्रूण का पाया जाना, ये क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है या बहुभ्रूणता कहलाता है। तो ये बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कब किया था? 1719 में किया था या 1719 में किया था। किसमें किया था? संतरे में किया था। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, या शॉर्ट में लोग, जल्दी में लोग लीवेनहॉक ही बोल देते हैं। क्लियर है? ओके। नाउ बात तो समझ गए ना कि एक सीड के अंदर एक से अधिक बीज का, एक से अधिक एम्ब्रियो का पाया जाना, बीज नहीं, एम्ब्रियो, भ्रूण का पाया जाना, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। क्लियर? ओके। नाउ ये होता कैसे है? तो होता कैसे है अर्थात ये क्या देख रहे हैं? यह एक बीजांड है, ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं, अगल बगल कौन है? न्यूसेलस है। अगल बगल कौन है? उसके इंटीग्यूमेंट्स हैं। भाई न्यूसेलस उसके अगल बगल है और उसके बगल में कौन है? इंटीग्यूमेंट्स हैं। तो न्यूसेलस की कोशिकाएं या बीजांड काय की जो कोशिकाएं इसके अंदर इंट्रूड करके, अर्थात प्रोट्रूड करके, इसके अंदर पहुंच करके डिवाइड करके बंच ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह बना लेती है। तो ध्यान दीजिए कि एक ये भ्रूणकोश है, ठीक है, और इस भ्रूणकोश में ये इसके क्या हैं? 3 एंटीपोडल्स हैं, और ये इसके सिनर्जिड्स हैं, और ये इसकी एक्स सेल्स हैं, और ये इसके पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है। तो जब पॉलन ट्यूब में न्यूक्लियस आ रहा है, अर्थात पॉलन ट्यूब का जो एक मेल गैमीट जो इस एग सेल से मिलता है, तो एग सेल से मिलने के बाद क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है, और जाइगोट अल्टीमेटली किसमें बदल जाता है? एम्ब्रियो में बदल जाता है। जाइगोट किसमें बदल जाता है? एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो एक न्यूक्लियस या एक गैमीट के एग के साथ फ्यूजन से जो डिप्लॉयड जाइगोट बना, और इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, तो इस एम्ब्रियो को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोटिक एम्ब्रियो कहते हैं या युग्मनजी भ्रूण कहते हैं। तो एक ये वाला भ्रूण तो बना ही बना, साथ में इसके बाद भी, इसके अलावा भी इसमें भ्रूण बन जाते हैं। और वो भ्रूण किसके वजह से बनते हैं? इसकी जो सेल्स हैं,
इसकी जो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं? जो इसके अगल बगल की सेल्स हैं, अर्थात बीजांड काय या न्यूसिलस या इंटीगुमेंट्स या अध्यावरण। ठीक है, तो ये कोशिकाएं इसके अंदर पहुंच करके डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके बंच ऑफ सेल्स या कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? एम्ब्रियो में बदल जाती हैं। तो एक तो जाइगोटिक एम्ब्रियो पहले से ही मौजूद, और इन कोशिकाओं के प्रवेश से दूसरे भी प्रकार के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो एक सीड के अंदर बीजांड किस में बदल जाता है? सीड में बदलता है, बीजांड सीड बदलता है। तो उस एक सीड के अंदर ये जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ या युग्मनजी भ्रूण के साथ साथ इनके प्रोट्रूड करने से ये जो भ्रूण बने हुए हैं, इन भ्रूण की मात्रा अतिरिक्त न हो गई, ठीक ना? तो एक से अधिक भ्रूण हो गए कि नहीं हो गए? वहां पर हो गए, एक से अधिक भ्रूण वहां उपस्थित हो गए, और एक से अधिक ही नहीं, सैकड़ों भ्रूण भी ऑब्जर्व किए गए हैं सीड पे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने किसमें खोज किया था? संतरे में इसको खोज की थी। किसमें खोज की थी? संतरे में खोज की थी। इसके अलावा भी पॉली एम्ब्रियानी क्यों काज करती है? पॉली एम्ब्रियानी किसकी वजह से हो जाती है? तो दूसरा जो कारण है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश के निषेचन से एक से अधिक युग्मनज और उनके विभाजन से एक से अधिक भ्रूण बन जाता है। इस बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश पाए जाएं, और उस एक से अधिक जो भ्रूणकोश पाए जाएंगे तो सबके एग का क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, संगैमी होगी, और उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो फिर उससे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो एक से अधिक भ्रूणकोश का निषेचन होगा, तो निषेचन से जुग्मनज बनेगा, तो जुग्मनज से भ्रूण बनेगा। अर्थात उस बीजांड के अंदर, उस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे क्या बन गए? एम्ब्रियो बन गए, बहुत सारे भ्रूण बन गए। इस प्रकार से जो बीजांड है वह सीड बदल जाता है, तो उस बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन गए। तो यह भी तो पॉली एम्ब्रियानी हुई, यह भी तो बहुभ्रूणता हुई। क्लियर है ना? कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ओके। नाउ थर्ड फिनोमेना क्या है? एक से अधिक पराग नलिकाओं के अतिरिक्त नर युग्मक, अर्थात एक से अधिक पराग नलिका आ रही है। वैसे जो नलिका आ रही है तो एक पराग नलिका आती है, तो एक से एक पराग नलिका में, एक पराग नलिका में क्या है? दो मेल गैमीट आ रहे हैं, और एक मेल गैमीट इसके साथ मिलकर के, एग के साथ मिलकर के जाइगोट बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां एक से अधिक पराग नलिकाओं के अतिरिक्त नर युग्मक भ्रूणकोश के अन्य कोशिकाओं, भ्रूणकोश के अन्य कोशिकाओं, जैसे कि ये सिनर्जिड्स, जैसे कि ये एंटीपोडल्स, जो अतिरिक्त नर युग्मक हैं, अतिरिक्त एक से अधिक पराग नलिकाएं जब पहुंचती हैं तो उनके जो अतिरिक्त नर युग्मक हैं, वो अतिरिक्त नर युग्मक अतिरिक्त कोशिकाओं, यानी कि ये एंटीपोडल्स से या सिनर्जिड्स से, जैसे सिनर्जिड्स एंटीपोडल से संलयित होने से द्विगुणित कोशिका बनती है, अर्थात डिप्लॉयड सेल बनती है। और जब डिप्लॉयड सेल बनेगी तो उसमें क्या होगा? डिवीजन होगा, उसमें क्या होगा? विभाजन होगा, और उनके विभाजन से फिर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और उसका एग्जाम्पल है एलियम। क्या है? एलियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेसिका है। क्या है? ब्रेसिका है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नींबू है, संतरा है, आम की कुछ प्रजातियां हैं। अर्थात क्या है? इसमें बीजांड काय के अध्यावरण की जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, इसमें जब प्रोट्रूड करती हैं, तो प्रोट्रूड करने से जो एम्ब्रियो बनता है वो भी पॉली एम्ब्रियानी को काज करता है। और उसके उदाहरण है नींबू, संतरा, आम। क्लियर? या एक से अधिक भ्रूणकोश के निषेचन से जो एम्ब्रियो बनते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है? ब्रेसिका। या एक से अधिक पराग नलिकाएं जो केंद्रक लेकर के आ रही, जो गैमीट लेकर के आ रही हैं, तो वो अब क्या कर रही हैं? वो उसमें तो हो ही रहा है निषेचन, यहां तो निषेचन हो रहा है, लेकिन जो अतिरिक्त गैमीट हैं वो अतिरिक्त गैमीट किससे मिल रहे हैं? अतिरिक्त कोशिकाओं से मिल रहे हैं, अर्थात एंटीपोडल से मिल रहे हैं, सिनर्जिड से मिल रहे हैं, और उनसे संलयित होकर के द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। और इसमें जब विभाजन होता है तो एक भ्रूण का विकास होता है। इस तरह से बहुत सारे भ्रूण का फॉर्मेशन एक बीजांड के अंदर हो जाता है, और बीजांड अंत में किसमें बदलता है? सीड में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। इस प्रकार एक से अधिक
भ्रूण का एक बीज में पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एलियम है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।